नमस्कार। जैसा कल मैंने आपको बताया था कि गोंडा के बारे में मैंने जो लास्ट एपिसोड में लास्ट पार्ट में बताया था, और उसके बाद मेरा स्थानांतरण एसएसपी लखनऊ के पद पर लखनऊ हो गया था। 16 जून को मैंने कार्यभार ग्रहण कर लिया एसएसपी लखनऊ का। लखनऊ मेरे लिए बिल्कुल नई जगह नहीं थी। मैं वहाँ एसपी सिटी बहुत लंबे समय तक रहा था। सर्किल ऑफिसर भी मैं वहाँ बहुत लंबे समय रहा था। जो इम्पोर्टेंट सर्किल्स हैं, सीओ हज़रतगंज, सीओ कैसरबाग, सीओ महानगर, इन सब में भी मेरी तैनाती रही थी। लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों में मेरा स्थानांतरण हुआ था और कोई 1.5 महीने से एसएसपी लखनऊ का पद खाली चल रहा था। और कुछ वहाँ पर शिया धर्म से संबंधित जो बड़े वहाँ इमामबाड़े जैसी और जगहें हैं वो बंद कर दी गई थीं और शिया लोग हड़ताल पर थे। कुछ समस्या ऐसी आ रही थी कि जल्दी में मेरी गोंडा से पोस्टिंग लखनऊ की गई और मैं आ गया। शुरू में 2-4 दिन तो जो स्थानीय समस्याएं थीं, जो पेंडिंग थी किसी एसएसपी के न होने पर, उनका समाधान करने में निकल गया। फिर जब क्राइम के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ तो सबसे नज़दीक का क्राइम जो बताया गया मेरे अधिकारियों द्वारा कि 1 जून 2015 को मड़ियाँव थाना क्षेत्र में माँ बेटी की हत्या हुई थी। एक महिला थी सायरा बानो, मृतका सायरा बानो, जिसकी हत्या हुई थी, और उसकी छोटी बेटी सोनी। सायरा बानो के पति ने मुकदमा लिखाया था 279/2015 धारा 302 में। अपनी पत्नी और बेटी की हत्या का ये अपराध पंजीकृत किया गया था। लेकिन कोई 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई इसमें ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। सीडीआर सबकी निकाली गई, मृतका की निकाली गई। उसमें बहुत ढेर सारे लोगों से उसकी बातचीत थी। रात में बहुत लंबी लंबी बातचीत थी। एक एक करके सबको उठाया जाने लगा। उनसे बातचीत की जाती थी, लेकिन कोई समस्या का समाधान न होने पर फिर उन्हें छोड़ दिया जाता था बार बार। सीडीआर में जो बहुत ज़्यादा बात करने वाले लोगों में थे, उनमें से एक शिव ओम त्रिपाठी था। शिव ओम त्रिपाठी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक बार नहीं, कई बार बुलाया गया। जब ये कहा गया अपने क्राइम ब्रांच के लोगों से एक बार फिर से सीडीआर देखें और ये पता करें कि कौन ऐसा आदमी है जो इसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, यानी किसको कोई फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। जिन लोगों से पूछताछ हुई थी उनकी सूची दी गई, उसका रिव्यू किया गया। मैं हर 15वें दिन जो पेंडिंग क्राइम होते थे उनका रिव्यू करता था अपने क्राइम ब्रांच के साथ। एक एक करके उन्होंने नाम पढ़े और बताया, साहब इसका इस तरह संबंध था, इसका इस तरह संबंध था, इसका इस तरह संबंध था। और ऐसा नहीं लगता कि इनमें से किसी को कोई फ़ायदा होने वाला था इसकी मृत्यु से। एक सीडीआर पर आकर अटके, एक नाम पर आकर अटके वो लोग कि साहब एक शिव ओम त्रिपाठी है। शिव ओम त्रिपाठी को बहुत लंबी लंबी पूछताछ हम लोगों ने की थी, क्योंकि सीडीआर में ये जिस घर में रहता है जहाँ इसकी पत्नी रहती है और जहाँ सायरा बानो रहती है, उसकी दूरी है, काफ़ी दूरी है दोनों के बीच में। और ये कहीं तीसरी जगह से बात करता था, तो पहले अपनी पत्नी से बात करता था, फिर सायरा बानो से बात करता था, या फिर पहले सायरा बानो से बात करता था, फिर पत्नी से बात करता था। बहुत थोड़े अंतर पर इन दोनों से बात किया करता था, जिसका कोई ये सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाया। तो उनसे ये कहा गया कि आप इसका सीक्वेंस निकालिए, किस किस तारीख को ये कहाँ पे था जहाँ से ये उन दोनों से बात कर रहा था, फिर इसका अंदाज लगेगा। खैर, इतनी बात होने पर शिव ओम त्रिपाठी को फिर लाया गया, फिर उससे बातचीत की गई। तो उसने ये बताया कि देखिए सायरा बानो वो उसके हिसाब से उसका कहना था कि वो गलत धंधे में थी, और मेरी पत्नी भी उससे मिलने जुलने लगी, और मुझे पूरा अंदेशा था कि सायरा बानो ने मेरी पत्नी को भी अपनी तरह इसी धंधे में लगा लिया है। मैं ये चेक करने के लिए कि ऐसा तो नहीं है कि मेरी पत्नी सायरा बानो के पास है, पहले या तो अपनी पत्नी से बात करता था, थोड़ी देर तक बात करता था, बैकग्राउंड की आवाज़ से अंदाज़ लगता था कि कहाँ पर होगी।
जैसे अगर सड़क पे होगी तो ढेर सारे हॉर्न, अगर वो बताती है कि मैं फ़लाँ जगह बाज़ार में सामान लेने आई हूँ, तो बहुत नज़दीक नज़दीक हॉर्न की तेज़ तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ेगी। घर के अपने कमरे में होगी तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा। और अगर सायरा बानो के यहाँ होगी तो उसके यहाँ सामान्य रूप से टेलीविज़न या म्यूज़िक सिस्टम कोई न कोई चलता रहता है, तो उसकी आवाज़ मिल जाएगी। और जब दोनों से बात करता था तो मैं बैकग्राउंड की आवाज़ पहचानने की कोशिश करता था कि ऐसा तो नहीं मेरी पत्नी फिर सायरा बानो के पास है। ये बात समझ में आ गई कि ये शक करता था या इस तरह इसके किस तरह से संबंध थे। और लोगों से पता किया गया तो ये पता लगा कि इसके भी सायरा बानो से संबंध थे। जितने लोग उससे संबंधित निकले थे उनसे बातचीत में ये कन्फर्म हो गया। फिर उससे इस लाइन पर बातचीत शुरू हुई कि तुम्हारे संबंध कैसे हुए। खैर धीरे धीरे, पहले तो वो नहीं उसने बताया, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरी बात बताई कि हाँ मेरे उसके संबंध हैं। लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि मेरी पत्नी उनके यहाँ उसके संपर्क में है, क्योंकि मुझे पता था कि वो इस तरह से नई नई महिलाओं को अपने धंधे में लगा लेती है, बाद में वो ब्लैकमेल करती है। मेरी अपनी पत्नी का भी वहाँ जाने का बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं था। मेरी जो बच्चियाँ हैं, 2 लड़कियाँ हैं, वो बड़ी हो रही हैं। मुझे उनकी बहुत चिंता थी कि अगर ये माँ के साथ कभी उसके यहाँ चली गई तो सायरा बानो इन्हें छोड़ेगी नहीं। मैं इस बात को लेके बहुत परेशान था। एक दिन दोनों लोगों की आवाज़, बैकग्राउंड की आवाज़ में कुछ समानता दिखाई पड़ी और मुझे लगा कि शायद मेरी पत्नी सायरा बानो के यहाँ गई हुई है। मैं फ़ौरन भाग के अपने घर गया अपनी पत्नी को देखने के लिए। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वो घर के भीतर घुस रही है। वहीं से मैं चिल्लाया, मैंने कहा तुम कहाँ से आ रही हो, तुम सायरा बानो के यहाँ से आ रही हो। लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम फलां जगह गए थे, हाथ में कुछ सामान था, उसने बताया कि मैं ये सामान लेने गई थी और मैं सायरा बानो के यहाँ नहीं गई थी। वहीं मैंने घर के भीतर जैसे ही घुसे मैंने उसके साथ मारपीट की और उसका फ़ोन ज़मीन पर पटक पटक के तोड़ दिया। बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ इन दोनों में और फिर वहाँ से लौट के मैं सायरा बानो के पास गया। पहले तो काफ़ी देर तक बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि क्या मेरी पत्नी उसके यहाँ गई थी। उसने बताया कि नहीं, वो नहीं आई थी। और फिर सायरा बानो से ही मैंने कहा कि अब उसको अपने घर में मत घुसने देना और उसका यहाँ आना ठीक नहीं है। मेरे कहने का कुल आशय ये था कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी सायरा बानो के पास जाए और फिर किसी तरह से मेरी बच्चियों का पता उसको लग जाए और फिर मेरी बच्चियों के साथ वही कुछ हो जो वो खुद करती है। लेकिन उसको हमेशा खटका इस बात का लगा रहता था कि ये इसके संपर्क में है, मेरी पत्नी सायरा बानो के संपर्क में है। तरह तरह से वो इसको चेक करता रहता था, टेस्ट करता रहता था, कोशिश करता था कि इनको कभी जब जैसे ये झूठ बोले, ये पकड़ जाए, मौके पे मैं इसको पकड़ लूँ। उसको ये लगा कि हम इस तरह से नहीं चेक कर पाएंगे और ऐसा ना हो कि मेरी बच्चियों के साथ को ये पा जाए या मिल जाए और उनको धंधे में लगा दे। उसने ये डिसाइड किया कि हमें सायरा बानो को जान से मारना है, इसको अपने रास्ते से हटाना है, नहीं तो इससे हमारा परिवार ख़राब हो रहा है। अपने एक मित्र आमिर से उसने संपर्क किया और कहा कि तुम्हें जो पैसा लेना हो हमसे ले लो, साथ में चलने के लिए, सिर्फ बाकी काम मैं सब करूँगा। 1 जून को रात में करीब 1 बजे मणियाव पुल के नीचे उसने आमिर को बुलाया। आमिर अपनी मोटरसाइकिल से आया और ये दोनों मोटरसाइकिल से बैठ के सायरा बानो के घर पहुंच गए। कॉल बेल दबाई, भीतर से सायरा बानो ने आवाज़ लगाई। इसने बताया मैं शिवोम त्रिपाठी, या जो भी इसने पुकारने का नाम उसको बता रखा होगा। वो तुरंत पहचान गई, दरवाज़ा खोल दिया। चूँकि वो पहचानती थी अच्छी तरह से, आप समझ सकते हैं उन दोनों के संबंध थे, उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और दोनों वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गए। शिवम त्रिपाठी ने देखा कि वो आज कुछ गहने ज़्यादा पहने हुए हैं, कुछ सजी धजी सी ज़्यादा गहने पहने हुए हैं। मौके की ताड़ में था ही वो, कुछ बातचीत में उलझा के उसने उसके सिर पर गोली मार दी। जैसे ही वो फर्श पर गिरी, बैठी हुई थी सोफे पर, फर्श पर गिरी तो उसके गहने उतारने शुरू कर दिए। लेकिन इसी बीच में ऊपर वाले फ्लोर पे, यानी ऊपर वाले कमरे में सायरा बानो की छोटी बेटी सोनी, वो नीचे आवाज़ सुनाई पड़ी और वो नीचे आ गई। उसने देखा कि उसकी माँ
ज़मीन पर गिरी है, ढेर सारा खून फर्श पे पड़ा हुआ है और शिवम अंकल ये उसके पास एक बंदूक लिए खड़े हैं। उसने डर के मारे भाग के, जो अटैच्ड वहाँ पर बाथरूम था उसमें भाग के भीतर घुसने की कोशिश की। शिवम को लग गया कि ये चूँकि मुझे पहचानती है मेरा बचना मुश्किल होगा, तो उसने तुरंत उसे गोली मार दी। बाथरूम के भीतर वो भी मर गई। सारे जेवर जितने साराबानों के शरीर पे थे शिवम त्रिपाठी ने उतार लिए। जेवर उतारते समय उसके हाथों में काफ़ी खून लग गया था, तो उसने वहाँ पास में पड़ी एक तौलिया से वो खून से हाथ साफ किया और तौलिया को वहीं फेंक दिया। जब ये लंबी बातचीत हो रही थी कि कैसे कैसे किया क्या किया, उसने फिर पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे था और इस तरह से मैंने मारा था उन दोनों को, और मैंने मारा था मजबूरी में मारा था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरी पत्नी और मेरी बच्चियाँ इनको भी इनके साथ भी यही दुर्घटना, इनके साथ भी वही होगा या वही सब गुजरेगा जो सायरा बाकी महिलाओं और लड़कियों के साथ कराती है। इस मजबूरी में मैंने इनको मारा। इधर इस बीच ये जैसे ही शिवम पकड़ के आया और फिर उससे पूछताछ शुरू हुई। कई जगह कॉर्नर होने के बाद जब उसने ये स्वीकार किया कि मैंने ही इन दोनों को मारा है, इसी बीच में मड़ियाँव थाने में एक व्यक्ति पहुंचा। उसका नाम था नागेंद्र सिंह। उसने कहा, साहब मैंने सुना है शिवम पकड़ा गया है, शिवम त्रिपाठी, और ये हर बार बच जाता है और मेरी सर रिक्वेस्ट ये है कि ये इस बार नहीं बचना चाहिए। जो वहाँ लोकल अधिकारी मौजूद थे बोले कि आपका इससे क्या लेना देना है। उनका, साहब ये मेरा बहनोई है और जो इसकी पहले की शादी थी वो मेरी बहन से हुई थी। इतना सुन के उसने तुरंत फ़ोन किया कि साहब ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आए हैं और वो ऐसा बता रहे हैं और ये कह रहे हैं मैं इसके बारे में और बहुत ढेर सारी बातें बता सकता हूँ अगर क्राइम ब्रांच से हमारी मुलाकात करा दी जाए। खैर उसको बुलवाया गया, क्राइम ब्रांच भेजा गया और उससे कहा गया कि आप और क्या इसके बारे में बताना चाहते हैं। तो उसने कहा, साहब ये मेरी बहन थी, पंचमाला एमए, वो चूँकि एमए की हुई थी तो हम लोग बोलचाल में उसको पंचमाला एमए कहते थे, और वैसे उसका नाम सुमन सिंह था। उससे इसने किसी तरह से संबंध इससे बनाए और हम लोगों ने इसका प्रेम विवाह कर दिया। 9 जून 1996 को इसका विवाह शिव ओम त्रिपाठी से कर दिया, जिसके पिताजी का नाम रामकिशोर त्रिपाठी, जिसका पता 534/68 सेक्टर M, अलीगंज, थाना विकासनगर था। ये शादी हो गई और शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई। ये भी देखभाल करता रहा और सुमन भी बहुत खुश थी क्योंकि एक दूसरे को पसंद करके इन लोगों ने शादी की थी। कुछ ही दिनों बाद जब इसकी एक बच्ची हुई जिसका नाम दिव्या था, दिव्या त्रिपाठी, और उसके बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि इसको सुमन सिंह को ये लगने लगा कि पता नहीं ये रात रात भर कहाँ गायब रहते हैं और अब ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ रही है। सुमन सिंह ने कई बार पूछा शिव ओम से कि आखिर तुमको ऐसा कौन सा काम है कि तुम रात रात में अब आना बंद कर दिया। तुमने पहले शाम को घर में खाना खा लेते थे, घर ही में रहते थे, सवेरे जाते थे, अब कौन सा ऐसा काम है जो तुम रात में भी नहीं रहते हो और चले जाते हो। वो बातों को टाल दिया करता था या बहुत ज़्यादा पूछताछ करने पर वो अपनी पत्नी सुमन सिंह के साथ खराब व्यवहार करने लगा। उसके खराब व्यवहार, उसका अलग तरह का बिहेवियर और उसका चिड़चिड़ापन, ये जब सारे चेंजेस उसने अपने भाई को बताए जो वहाँ गया हुआ था इससे मिलने के लिए। नागेंद्र सिंह को इसने बताया कि इस तरह से हुआ है और आप भी पता करिए कि इनका जो ये चेंज्ड बिहेवियर है ये आखिर क्यों है, क्यों ऐसा वो करते हैं। खैर उसने अपने स्तर से ही पता लगाना शुरू किया। जो उसके जान पहचान के लोग थे, लड़कियां थीं, उसके क्लासमेट्स थीं, उन सबको बताया और धीरे धीरे एक दिन वो पहुंच गई मदेगंज, खदरा इलाका है, एक हसनगंज थाना है गोमती के उस पार।
वहाँ पर पहुँची, एक मकान में एक महिला के साथ वो मिले। महिला का नाम फ़िरोज़ा था। वहाँ फ़िरोज़ा से उसने कहा कि भाई तुम क्यों हमारी फैमिली को, हमारे परिवार को बर्बाद कर रही हो। हम लोग शादीशुदा हैं, हमारी एक बच्ची भी है, दिव्या उसका नाम है, और ये हमारे पति हैं। इस पर उसने सीधे सीधे कहा फ़िरोज़ा ने कि आप बिल्कुल झूठ बोलती हैं, इनसे मेरा निकाह हुआ है और इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और इनका नाम अकील अहमद है। ये शिवोम त्रिपाठी इनका नाम ज़रूर था, लेकिन निकाह करने से पहले इन्होंने अपना धर्म बदल लिया, अपना नाम अकील अहमद कर लिया, और अब ये मेरे साथ रहते हैं और ये मेरे पति हैं। कभी कभी काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं। ये सुन के सुमन वहीं बेहोश हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था, चूँकि शिवोम भी वहीं था। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये बात झूठ है। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं ये मेरी पहली पत्नी है। उसने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ ये फ़िरोज़ा जो बता रही है वो गलत है। सारी बात सुमन सिंह समझ गई, वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद वो वहाँ से जैसे ही होश आया वो सीधे थाना विकास नगर गई। थाना विकास नगर में उसने अपने पति शिवोम त्रिपाठी के खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया 2 मई 2003 को कि साहब इस तरह से धोखाधड़ी करके उन्होंने इस तरह से शादी कर ली है और अब वो मुझे और मेरी बच्ची को अकेला छोड़ के किसी महिला के साथ उनके अवैध संबंध हो गए हैं। इस तरह की एक तहरीर दी और मुकदमा लिख गया। शिवोम को जब इस मुकदमे की जानकारी हुई, क्योंकि जैसे ही मुकदमा कायम हुआ, जो दरोगा जी थे, जो आईओ बोलते हैं जिनको, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या विवेचक, वो एक दिन अपना घर ढूंढते ढूंढते और पहुंच गए शिवोम के यहाँ। शिवोम से कहा आपके खिलाफ़ ये मुकदमा लिखा है। इन्होंने अपनी जाहिर की कि नहीं साहब हमें तो नहीं पता है। उनको कहा थाने चलना पड़ेगा। उनको साहब 2-1 दिन का मौका दीजिए, मैं भी पता कर लूँ अपनी पत्नी से कि ये किस बात का मुकदमा उसने लिखवाया है। खैर जिस किसी भी तरह से उन्होंने दरोगा जी को टाला और सीधे सुमन सिंह के पास पहुँच गए। सुमन सिंह के यहाँ जाके पहला काम किया उसने, माफ़ी मांग ली कि हाँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुमको अपने साथ रखूँगा, बच्ची की परवरिश करूँगा, जो घर के खर्चे हैं वो सब मैं दूँगा, लेकिन तुम ये मुकदमा अपना वापस कर लो, इससे बहुत दिक्कत होगी। खैर वो नहीं मानी। उसने कहा नहीं, जब तक हम पूरी बात समझ नहीं लेंगे हम इतनी जल्दी कोई मुकदमा वापस लेने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर तुमको अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो तुम्हें घर में ही रहना पड़ेगा, बच्ची की देखभाल करनी पड़ेगी। खैर वो घर में रहने लगा, लेकिन ये बात उसको पच नहीं रही थी। या ये हो सकता है कि जो फ़िरोज़ा थी वो इस पर दबाव बना रही हो कि अब क्या हो गया, अब कहाँ चले गए तुम, इस तरह की बातें, जैसा उसने बताया। 9 जुलाई 2003 को ये घर से, आप समझिए 2 मई 2003 को इसके खिलाफ़ मुकदमा लिखवाया इसकी पत्नी सुमन सिंह ने फ़िरोज़ा और अपने पति के खिलाफ़, और 9 जुलाई 2003 को ये अपनी पत्नी को घुमाने के लिए, कोई बात हुई होगी, कोई बात चली होगी, और इसने कहा कि चल के हम लोग घूम के आते हैं। बच्ची को घर पे छोड़ दिया, और बच्ची बल्कि ननिहाल में छोड़ दिया, और उसके बाद इनको लेके घूमने के लिए चला, और उसके बाद ये पत्नी को लेके वापस नहीं आया। नागेंद्र सिंह ने कई बार अपनी बहन से मोबाइल पर बात करने की कोशिश की, स्विच ऑफ आता था। 2-3 दिन के बाद वो फिर पहुंच गए शिवोम त्रिपाठी के पास और उनसे पूछा कि कहाँ पर है सुमन, कहाँ है वो, 3 दिन से कहाँ पर है। खैर पूछताछ भी की उन्होंने। उसको सुमन ने बता रखा था कि कैसे कैसे फ़िरोज़ा के साथ हमने इनको पकड़ा है और कैसे हमने मुकदमा कायम कराया है। तो थोड़ा शक तो इनको था ही कि कोई न कोई बात ज़रूर होगी, लेकिन छूटते ही शिवोम ने बताया कि तुम्हारी बहन सुमन सिंह घर से भाग गई। जब बाकी लोगों से पूछा, ये जानकारी हो गई कि ये बिल्कुल साथ में लेके निकला था, लेकिन जब वापस आया तो अकेले वापस आया। तो फिर घेर के इसने इनके खिलाफ़ मुकदमा कायम कराया। ये मुकदमा विकास नगर थाने में लिखा गया 161/03 यानी क्राइम नंबर 161 2003 का, जिसमें अपहरण और फिर सबूतों को नष्ट करने की धाराएं लगाई गई। बहुत पूछताछ की पुलिस ने, तो इसने ये बताया कि हाँ साहब मैं ले गया था, मैंने इंदिरा नहर में फेंक दिया। इंदिरा नहर में बहुत बड़ी नहर है, जो लोग लखनऊ से जानकारी जिनको है, जो वाकिफ़ हैं लखनऊ की जियोग्राफी से, तो उनको पता होगा कि वो
बड़ी है और एक बार उसमें डूबने पर या अगर पानी चल रहा हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है किसी की डेड बॉडी को पता करना। बहरहाल डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन भाई ने पूरा मुकदमा लड़ा। कोर्ट से इसको 7 साल की सज़ा हो गई। और उस समय जब इसने सायरा और सोनी की हत्या की थी, सायरा बानो और सोनी की, वो उस समय ज़मानत पर था। फिर चूँकि ये पीछा कर रहा था इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में एविडेंस जितनी आईयू ने कलेक्ट की थी वो गवाहों को ले आना, और उस मुकदमे की पैरवी कर रहा था। इसी बीच में 2004 में इसने एक और घटना कर दी। 2004 में गोमती नगर में ये रश्मि नाम की एक महिला कोई अकेले रहती थी। बाद में बताया ये भी गया कि उससे भी इसके संबंध थे। इसे जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी वो उसी के पास जाता था, और रश्मि के पास पैसे थे। पहले वो कहीं जॉब करती थी, बाद में उसने अपना एक बुटीक खोल लिया था। रहती वो अकेले ही थी। ये घुस गया घर के भीतर, उसे गोली मार दी, मर गई मौके पर, और उसका पैसा गहना ये सब ले लिया, और उसके घर पे एक अल्टो गाड़ी खड़ी हुई थी, वो लेके वहाँ से भाग गया। इस संबंध में थाना गोमती नगर में 316/4 यानी 2000 का वर्ष 2000 का अपराध संख्या 316, धारा 302 और 380 कायम किया गया। इतनी सारी बात जब हो गई तो फिर अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग पूछताछ कर रहे थे वो सब मेरे पास आए। मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक आदमी, सोसाइटी में ऐसा आदमी जो एक के बाद एक ऐसे अपराध, महिला संबंधी अपराध, किसी भी महिला को जिससे उसके संबंधों से गोली मार देना, अगले से संबंध बना लेना, अपने पहली पत्नी को घुमाने ले जाने के बहाने उसकी हत्या करके नहर में फेंक देना, और उसके बाद जब उसकी अपनी बच्चियां बड़ी हुई तो इस बात से उसको डर लगा कि जो मैं कर रहा हूं कहीं ये किसी तरह से सायरा बानो के संपर्क में आके इनके साथ भी वही न होने लगे। और ये बात उसको इतना कचोटती रही। उसका कोई मतलब नहीं था अपनी पत्नी से, कतई कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ इसलिए कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसा ना हो। जो आदमी, मतलब जो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है वो 2002 से या 2003 से शुरू होती है, जो का पता है, और ये बात 2015 की है, यानी 12 साल से वो यही कर रहा है। और अब इस बात से डरने लगा कि कहीं उसकी लड़कियों को भी वो उसी काम में ना ढकेल दे जो काम सायरा बानो कर रही है। इस बात से व्यथित होकर, या इस बात का अंदेशा उसके दिमाग में आ गया, और उसने ये घटना कर दी। ये हत्या सायरा बानो और उसकी बेटी की हुई थी 1 जून 2015 को, और जो इसकी गिरफ्तारी हुई वो हुई 4 अगस्त 2015 को। चूँकि हमारे आने के बाद जब मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सारे लोगों ने मिलकर यही सवाल पूछा था कि साहब जो पुरानी घटनाएं अभी तक नहीं खुली हैं उनको क्या वो प्रायोरिटी होगी कि जो आपके सामने जो घटनाएं हुई हैं उनका अनावरण आपकी प्रायोरिटी है। मैंने उस समय भी यही कहा था, जो आप यूट्यूब में कहीं भी देख सकते हैं मेरे इंटरव्यू में, कि कोई भी घटना हो, किसी की भी जान गई है, कभी भी हुई हो, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं की जाएगी। हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो खुले। और मेरे ज्वाइन करने के ठीक पहले की ये बड़ी घटना थी जिसका बार बार उल्लेख किया गया था। और जैसा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही ज्वाइन करने के बाद अगले दिन जो अखबार छपे तो उसमें फिर बॉक्स बना के लिखा गया कि अब पता नहीं सायरा बानो और उसकी बेटी की हत्या का राज खुल भी पाएगा कि नहीं खुल पाएगा। तो ये खैर उनका, प्रेस वालों का अपना प्रोफेशन है। वो अगर इन सब चीज़ों से समझौता कर लेंगे तो फिर उनका क्या काम रह जाएगा। तो खैर वो अपना काम कर रहे थे, और हमारी टीम ने, हमारे लोगों ने लग के इस को अच्छी तरह से वर्कआउट किया। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हम प्रेस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी करेंगे, जो रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है किसी न किसी घटना के बारे में जानकारी देने की, या किसी घटना के खुलासे के समय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, और उसमें अभियुक्त को यानी शिव ओम त्रिपाठी को सब लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे, और फिर ये सारी बातें बताई जाएंगी। चूँकि सायरा और उसकी बेटी की हत्या के समय में ये सभी क्राइम रिपोर्टर जो होते हैं वो मौके पर गए थे। उस समय इसके बारे में बहुत ढेर सारी खबरें भी छापी गई थी। लोगों के जो
बयान हैं आसपास के लोगों के, वो भी छापे गए थे, जो उसको बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा करते थे सायरा बानो को। लेकिन कैसी भी रही वो महिला थी और उसकी अपनी बच्ची थी। अगर उसकी हत्या हुई हो तो उसका पास्ट क्या था उससे हमें कोई बहुत ज़्यादा लेना देना, या किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो हत्या हुई थी, वो फिर उसको प्रस्तुत किया गया सभी प्रेस वालों के सामने, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और जो उसमें रहे होंगे, जो सरकार उस समय के हैं, अभी भी हैं, लखनऊ में रहे होंगे, उससे सारे सवाल पूछे गए। जो जो मौके पे गया था, जिसने देखा था कि बॉडी किधर पड़ी हुई थी, किस तरफ उसका सिर था, किधर पैर था, बच्ची कहाँ पड़ी हुई थी उसकी, एक एक सवाल, क्या पहने हुई थी, तुम क्या पहने हुए थे, एक एक सवाल उससे पूछे गए और जिसका जवाब उसने दिया। और फिर अंत में, जब सबसे अंत में उससे पूछा गया कि जब तुम खुद ही यही कर रहे थे, तो इस लड़की से संबंध, उस महिला से संबंध, अपना नाम बदल लेना, अपना धर्म बदल लेना केवल महिलाओं के चक्कर में ये कर रहे थे, तो तुम्हें अपनी कौन सा ऐसा डर हो गया कि तुमने सायरा बानो की हत्या कर दी? तुम्हारे संबंध थे, तुम्हें और कोई दूसरी बात थी नहीं कि तुम उसकी हत्या करते, तुम बराबर उसके यहाँ आते जाते रहते थे। तो उसने यही बताया। उसने कहा कि साहब हमें मैंने बताया ज़रूर कि पत्नी भी न उनके साथ मिल जाए या शामिल हो जाए, हमें उसका बहुत डर नहीं था, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटियों को ये बात पता लगे, या हमारी बेटियों के सामने भी ऐसी स्थिति है कि उनको भी ये इसी धंधे में, जिस धंधे में वो खुद थी सायरा बानो, उस धंधे में इसको शामिल कर लिया जाए। लेकिन कोई किसी का पेशा क्या है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अपनी जीविकोपार्जन के लिए कोई अगर लॉफुल कोई काम कर रहा है, इलीगल नहीं कर रहा है, तो और अगर मॉरली वो करेक्ट है या नहीं है ये हम नहीं कह सकते, समाज है, हर तरह के लोग हैं, लेकिन अगर उसकी हत्या होती है तो हत्यारे को सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोगों ने 4 अगस्त 2015 को उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वर्तमान स्थिति के बारे में मैंने कोशिश की पिछले 2-3 दिन पहले कि ये पता लग जाए कि वो जेल में है कि ज़मानत में है, लेकिन लोगों ने बताया कि साहब वो ज़मानत पे ही होगा। बहुत अजीब टाइप का आदमी है, और उसने पत्नी का क्या किया ये भी बहुत पता नहीं है, वो चली गई। दरअसल ये ओरिजिनली रहने वाला, इसके घर पे भी हम लोगों ने उस समय टीम भेजी थी। ये रहने वाला मूल निवासी है बलराम तिवारी का पुरवा, थाना धम्मौर, सुल्तानपुर का, लेकिन शहर में वो पिछले 10-12 साल में कई मकान बदल चुका था। तो ये ऐसी घटना थी लखनऊ आने के बाद जो चुनौती के रूप में स्वीकार की गई, और इस घटना का सफल अनावरण किया गया। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।